देखिए, क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं बच्चों? यस सर। अपना माइक प्लीज ऑन रखें। मुझे बार बार ये क्यों कहना पड़ेगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। प्लीज डू इट। माइक ऑन रखिए ताकि आप लगातार साथ साथ प्रतिक्रिया दे सकें, और कोई समस्या है तो पूछ भी सकें, कोई बात है तो कह भी सकें। और कैमरा ऑन रखिएगा परमानेंटली, ठीक है? देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले व्यावसायिक पर्यावरण दिया गया है। व्यावसायिक पर्यावरण का मतलब होता है व्यवसाय के चारों तरफ जो जो चीजें विद्यमान हैं वह सब मिलकर के व्यवसाय का पर्यावरण का गठन करते हैं, ठीक है? ये पहला है परिचय। तो परिचय का ये जो बिंदु है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये समझ चुके हैं या इसे एक बार समझाना है? जैसा भी हो प्लीज बताएं। समझ चुके हैं या इसको फिर से समझाए जाने की जरूरत है? इसमें सबसे पहली बात, व्यवसायिक पर्यावरण क्या है, ये इन्होंने आपको बताने की कोशिश की है। तो व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ यहाँ पे है, ये परिचय के रूप में, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली। ये बताने की कोशिश की गई है कि व्यवसायिक पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बनता है। अर्थ और परिभाषा नीचे दी गई है, ठीक है? व्यवसायिक पर्यावरण का अर्थ बताते हुए बैरी एम रिचमैन और मेल्विन कॉपेन ने जो बात कही है वो उनके अंदाज में है, थोड़ा घुमा के कही है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन थोड़ा कठिन है, अगर आप अंग्रेजी में समझेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। क्या इसे बताने की जरूरत है दोबारा, या जो वीडियो मैंने भेजा था उससे समझ चुके? अभी आप लोग जितने भी हैं ईमानदारी से बताइए कि क्या आपने वीडियोस देखे थे? देखे थे। अच्छा, तो आपने जो भी वीडियो देखा है, जो भी चीजों को समझा है, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बताइए कि क्या ये टॉपिक आपको अभी बताने की जरूरत है? इसमें कोई डाउट है? ये समझ जाएंगे? चलिए ठीक है। इसके आगे है व्यवसाय पर्यावरण की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो ये नेचर के भी बिंदु मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। इसमें किसी को कुछ पूछना है? कोई पॉइंट अगर आपको कम समझ में आया हो या ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं। सर वातावरण ही विस्तृत बाजार। वातावरण ही विस्तृत बाजार का मतलब यह होता है कि जो पर्यावरण की प्रकृति है वह ये है कि आपके आसपास का जो पर्यावरण होता है, ठीक है, वह आपका एक विस्तृत बाजार होता है, यानी कि एक फैला हुआ एक विशाल बाजार है वातावरण। अब वातावरण का मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस का वातावरण कैसे बनता है। आपके जो आसपास जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके सप्लायर हैं, जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सरकार हैं, ये सब चारों तरफ से आपको घिरे हुए हैं। इन्हीं के अंतर्गत आपको बिजनेस करना होता है। तो ये पर्यावरण ही है जो आपका बाजार है। क्यों? क्योंकि यही आपके कस्टमर भी है। जहां इनमें आपका कस्टमर भी तो आता है, जो मैंने आपको बोला, इसमें सारे लोगों को मैंने बोला और एक कस्टमर भी था। तो कस्टमर के पास जब आप जाना चाहते हैं तो आप दरअसल वातावरण के पास ही जाते हैं, और वहीं पे आपका बाजार आपको मिलेगा। यानी कि जो आपका व्यवसायिक पर्यावरण भी है, यही आपके बिजनेस का विस्तृत बाजार है, ठीक है? इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक व्यावसायिक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अपने बाह्य वातावरण को उपलब्ध कराना होता है। यानी कि जो वस्तुएं आप बनाते हैं वह आप कहाँ ले जाएंगे? भाई, दो तरह के वातावरण है, एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल में तो आप हैं, आपके एम्प्लाई हैं, आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, वही लोग हैं। तो उनको तो आप एम्प्लाई को तो नहीं बेचेंगे अपना सामान, एम्प्लाई भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर की कैपेसिटी में खरीदेंगे, एम्प्लाई की कैपेसिटी में नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना? तो आप अल्टीमेटली बने हुए सामान को या वस्तुओं को किसके पास लेके जाते हैं? जो आपके कस्टमर्स हैं। और कस्टमर भी बाह्य वातावरण का एक अंग है, ठीक है? तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो वातावरण है वह आपको विस्तृत बाजार उपलब्ध कराता है, या यूं कहें कि वातावरण ही आपका विस्तृत बाजार है, ठीक है? जब वातावरण आपकी वस्तुओं और सेवाओं को, जो आप बना रहे हैं, जो आप दे रहे हैं सेवाएं, अगर वह उसे एक्सेप्ट कर लेता है,
तो आपको एक बड़ा बाजार मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके प्रोडक्ट कहीं नहीं बिकते और अल्टीमेटली आप एज अ कंपनी खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए वातावरण यानी कि पर्यावरण के साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा, और लोग आपकी वस्तुओं को, सेवाओं को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस पे डिपेंड करेगा कि आप वस्तुएं कैसी बना रहे हैं, वह वस्तुएं उन लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं है। जो फैशन चल रहा है, जो उनकी अभिरुचियां हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, अगर आप उनको पहले से स्टडी कर चुके हैं, जब आप व्यवसायिक पर्यावरण पढ़ते हैं तो आप यही सब तो स्टडी करते हैं। तो ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि क्योंकि आपने वैसे ही वस्तुएं बनाई जैसा लोग चाहते हैं, तो बड़े आराम से इसी की संभावना है कि लोग आपकी वस्तुओं को स्वीकार करें, यानी कि वातावरण आपकी वस्तुओं को स्वीकार करे, और इस तरह से आपको एक बड़ा बाजार मिल जाएगा अगर आपकी वस्तुएं या सेवाएं स्वीकार हो गई और आपकी साख भी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। और कोई पॉइंट जो पूछना है? देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें कोई 10 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सामान्य और विशेष वातावरण यहाँ पर बनाया गया है एक डायग्राम के जरिए, चित्र के जरिए। तो सामान्य और विशेष वातावरण का तात्पर्य मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं कि व्यवसायिक प्रणाली बिल्कुल सेंटर में है। ये एक चित्र आपके सामने है। व्यवसायिक प्रणाली का मतलब है कि आपका जो बिजनेस यूनिट है वह जैसे वर्क करता है, वह उसका पूरा एक अपना सिस्टम होगा। तो वो ये इनर सर्किल के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है। कुछ लोग आप देख सकते हैं इसको ठीक सराउंड किए हुए हैं, जिसमें मालिक है स्वयं ओनर, ठीक है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो हैं, कुछ लेनदार होंगे, सरकार होगी, कर्मचारी होंगे, प्रतियोगी, आपूर्तिकर्ता जो कच्चे माल की सप्लाई करते हैं, और कस्टमर। ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट बिजनेस को घेरे हुए हैं, यानी कि बिजनेस इनके डायरेक्ट। ये अलग अलग, ये सारे इनका रवैया बिजनेस के प्रति अलग अलग होता है। जैसे आप भी जब बाहर निकलते हैं मार्केट में तो किसी एक दुकानदार को एक अलग रूप में लेते हैं, दूसरे दुकानदार को दूसरे रूप में लेते हैं, यानी कि बतौर कस्टमर, अगर उपभोक्ता या कस्टमर की बात करें तो आपका व्यवहार बिजनेस यूनिट के प्रति अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये विशेष वातावरण का हिस्सा है। ये क्या है? ये स्पेशल या स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर कहा जाएगा, या एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं। वातावरण का मतलब भी एनवायरनमेंट ही होता है, ठीक है। वैसे एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन यहाँ दोनों में कोई अर्थ नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कि बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनका बर्ताव या व्यवहार बिजनेस के प्रति स्पेसिफिक होता है। इसके बाद जो आउटर सर्किल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव, तकनीकी दबाव यानी कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल प्रेशर है, अंतरराष्ट्रीय तथा वैश्विक दबाव है, इंटरनेशनल एंड ग्लोबल प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। ये सब सामान्य वातावरण का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका सबका व्यवहार आपकी कंपनी के प्रति सेम होता है। राजनीतिक दबाव ऐसा नहीं कि ए कंपनी के लिए अलग हो, बी कंपनी के लिए अलग हो, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये जनरल होता है। कानून जो भी देश में चल रहे हैं, ठीक है, कानूनी दबाव जो भी होंगे, सामाजिक जो भी परंपराएं हैं, रीतियां हैं, मान्यताएं हैं, वह सब हर बिजनेस के लिए एक जैसी होगी। तो ये सब सामान्य वातावरण का निर्माण करते हैं। ये एक चित्र है जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, और ऐसे आपको बनाना भी रहेगा जब आप सामान्य और विशेष वातावरण का डिपिक्शन कर रहे होंगे या उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है। क्या ये चित्र सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, तो इसमें 10 पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसके बाद में व्यवसायिक पर्यावरण की कुछ विशेषताएं थी। इन विशेषताओं में से गतिशील, परिसर, अनिश्चितता, बहुआयामी या जो भी विशेषताएं हैं, इनमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। प्रारंभ की 4 जो विशेषताएं हैं, इनमें किसी को कोई डाउट है? देखिए, सप्ताह की ये लाइव क्लास का पर्पस ही यही है कि आपने सप्ताह भर जो कुछ भी पढ़ा है, अब आप अगले 6 दिन 5 दिन जो भी पढ़ेंगे उसमें अगर कोई डाउट रहे तो आप इस क्लास में डिस्कस कर सकें। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, और आप पूछ तभी पाएंगे बच्चों जब आप सीरियसली वो सब कर रहे हैं जो आपसे अपेक्षा की जाती है एज ए स्टूडेंट। तो इन 4 पॉइंट्स में से किसी को कुछ पूछना है?
बिल्कुल साइलेंट मत रहिए। हाँ यार, ना कुछ तो बोला करिए। आप तो बिल्कुल सत्यनारायण की कथा सुनने जैसे आ जाते हैं लोग। ना उनको कथा से कोई वास्ता होता है, ना सुनने, ना पंडित जी को कहने से कोई मतलब होता है। बस खाली कितनी देर में प्रसाद मिलेगा। पहले गांव में यही होता था कि जितनी देर में प्रसाद बचे बटेगा वही आकर्षण का केंद्र बिंदु होता था। तो प्लीज वैसा ना करिए कि क्लास कब खत्म हो जाएगी, बस निकल ले हम। मैंने आपसे कुछ पूछा है, अगर आप नहीं पूछते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको व्यावसायिक पर्यावरण का वर्गीकरण भी बताया था, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण वह होता है, जैसे जो आपको एक पीछे एक चित्र था, ये चित्र। अगर आप इसमें आंतरिक पर्यावरण ढूंढना चाहें तो कहाँ मिलेगा पता है? आंतरिक पर्यावरण, ये जो व्यावसायिक प्रणाली है, इनर सर्किल, ये इसके अंतर्गत है। व्यवसाय की जो एचआर पॉलिसीज हैं, क्रेडिट पॉलिसीज हैं, फाइनेंस पॉलिसीज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो नेचर है, फॉर्मल इनफॉर्मल, वह सब व्यवसायिक प्रणाली को बनाएगा। ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आउटर सर्किल है और सबसे आखिर में जो सर्किल है, थर्ड सर्किल कह सकते हैं, ये दो तरह के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनको बनाता है। ये जो एनवायरनमेंट है बीच वाला, ये माइक्रो एनवायरनमेंट है, यानी कि सूक्ष्म बाह्य एनवायरनमेंट। और ये जो बाहरी वाला है, ये है मैक्रो, यानी कि समष्टि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, समष्टि बाह्य एनवायरनमेंट या पर्यावरण, ठीक है। इस चित्र से आपने ऐसे समझा। बाकी जो नीचे टॉपिक है उसमें इन्होंने, आप देखिए, इन्होंने एक ट्री चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें आंतरिक पर्यावरण अलग एक ब्रांच है और बाह्य पर्यावरण दूसरी ब्रांच है। इसके दो हिस्से हैं, व्यष्टि यानी कि माइक्रो लेवल पे, और समष्टि यानी कि मैक्रो लेवल पे। तो इसी को इन्होंने पूरा बताया हुआ है। मैं वीडियो के जरिए इसे पूरा आपको समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भी वही है कि व्यक्ति वातावरण, यानी कि आप एक इकाई हैं, आपके आसपास उपभोक्ता, प्रतियोगी, आपूर्तिकर्ता, ये सब लोग हैं। ये आपके व्यष्टि वातावरण का निर्माण करते हैं। ये व्यष्टि वातावरण लिखा हुआ है। ये अगर आप इसे बिजनेस यूनिट मान लें तो इसके चारों तरफ ये लोग रहते हैं। ये सब क्या है? ये व्यष्टि परिवेश है। बाह्य पर्यावरण का व्यष्टि परिवेश यानी कि माइक्रो एनवायरनमेंट। और जो समष्टि परिवेश होगा वो क्या होगा? यही जो आपका बिजनेस यूनिट होगा। इसके चारों तरफ आप पाएंगे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, पारिस्थितिक, भौतिक सारी चीजें होंगी। ये आपके समष्टि पर्यावरण का गठन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ घटकों के बारे में बताया गया है कि जो समष्टि परिवेश होते हैं, उनके जो घटक होते हैं वो नियंत्रण में नहीं होते हैं। तो समष्टि परिवेश जो आप पढ़ रहे हैं, इसके घटक कौन कौन से होते हैं, ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। तो इसमें दो तरह के घटक हैं, आर्थिक घटक और अनार्थिक घटक। आर्थिक घटकों में आप जो पढ़ते हैं वो जनसंख्या संबंधित परिवेश होते हैं। जनसंख्या मतलब लिंग अनुपात क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, लोगों की जन्म दर, मृत्यु दर वगैरह क्या क्या है। आर्थिक परिवेश में इकोनॉमी की स्थिति क्या है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, देश की नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तकनीकी परिवेश में आता है टेक्नोलॉजी का स्तर क्या है। जैसे अभी जब आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं तो 5-6 बच्चे ही जुड़ पाए, बाकी बच्चे नहीं जुड़ पाए। इससे ये पता चलता है कि तकनीकी का स्तर भारत में अभी बहुत ठीक नहीं है। भारत की बात ना करें इसके आधार पे, लेकिन कम से कम अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तकनीक का स्तर जो है, या तो उनके पास तकनीक उपलब्ध नहीं है, या वह तकनीक का उपयोग करने के अभ्यस्त नहीं है, ठीक है। तो तकनीकी परिवेश यहाँ से पता चलेगा। अंतरराष्ट्रीय परिवेश यही होता है कि जैसे मान लिया इस समय कोरोना चल रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय परिवेश ये बता रहा है कि पूरी दुनिया भर में कोरोना का प्रभाव यह है कि जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बहुत तेजी से नहीं चल पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीड, उनकी गति थमी हुई है। अब बात करते हैं अनार्थिक घटकों की। तो अनार्थिक घटकों में बच्चों आप जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आता है, राजनीतिक परिवेश आता है, भौतिक परिवेश आता है। यानी वो सारी चीजें आती हैं जो आर्थिक नहीं है, यानी कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो उससे अलग जितनी भी चीजें होती हैं वो सब अनार्थिक घटकों के अंतर्गत शामिल की जाती है, ठीक है। अब वही चीज इन्होंने फिर से समझाने की आपको कोशिश की कि आर्थिक पर्यावरण क्या है। अब जितने भी प्रकार के आपने पर्यावरण सुन लिए थे जो ये यहाँ पर दिए गए हैं, ये इनको बारी बारी से आपको समझाया जा रहा है कि जो आपका समष्टि बाह्य पर्यावरण है, इसके जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आर्थिक पर्यावरण मैंने आपको कल बता दिया था, इसमें ब्याज दरें, उपभोक्ता आय, मुद्रास्फीति क्या होती है,
ये आपको आना चाहिए। अगर आपने आपने कल का वीडियो लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो उसमें ये चीजें बाकायदा बताई गई हैं, आपको आना चाहिए। उस वीडियो में अगर आप नहीं समझ पाए, किसी कारण से कोई टॉपिक अगर मैं जल्दी से बता दिया गया, तो आपसे अपेक्षा ये है कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर ही, अगर आपकी क्लास का समय बचा है तो ग्रुप पे, अदरवाइज आप पर्सनली मुझसे पूछें कि सर ब्याज दरें क्या होती है, नहीं समझ पाए। अगर आप लगेंगे नहीं, अगर आप खुद नहीं चिल्लाएंगे कि हमें भूख लगी है, तो कोई जान पाए कि आपको भूख लगी है ये तब होगा जब आप उसके सामने हो। यहाँ ऐसी स्थिति है बच्चों की, आप मेरे सामने नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता चलता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर माँ अगर बच्चे से दूर हो, या बच्चे की आंखों से ओझल हो, या बच्चा माँ के सामने नहीं, तो बच्चे को चिल्लाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है कि उसे भूख लगी है। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कल के वीडियो के आधार पे मेरी इतनी अपेक्षा आपसे बनती है कि मैं आपसे अगर पूछूंगी कि आपको ब्याज दरें समझ में आई, तो आप ये कहें कि हाँ सर समझ में आई है। जो नहीं समझ में आया था वो हम कल आपसे पूछ चुके हैं। अगर आप इतना नहीं करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर जुड़ेंगे भी, आप पूरा 1 घंटा यहाँ पर देंगे और उसका आप ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि मैं अगर अपनी तरफ से मैं ही बोलता रहूंगा तो ये काम तो बोलने का मैंने ही खुद किया है और कल के वीडियो में मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो आप वीडियो देख करके वहां से ही फायदा उठा सकेंगे। तो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि इन लाइव क्लास से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कितना मिलेगा इन लाइव क्लास से ये तो आप पे डिपेंड करेगा। धरती में तो पानी अथाह भरा हुआ है पीने वाला, लेकिन आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आप उस पानी को कितना निकाल पाएंगे। तो इसके लिए तैयार होकर के आइए। जो भी वीडियो जिस दिन भेजे जाते हैं उन्हें उसी समय देखिए। जितना जल्दी आप देख लेंगे उन्हें, उनमें जो भी डाउट है एक एक चीज को एनालिटिकली एनालाइज कीजिए, उसी में कमेंट बॉक्स में पूछिए, पर्सनली पूछिए, जैसे भी आपका मन हो कॉल करके पूछिए। और उसके बाद में आपको आप पाएंगे कि उसी वीडियो से उतना ज्यादा समझ में आ रहा है जितना कि आपको क्लास में भी नहीं आ सकता। क्योंकि क्लास में आप टीचर को दोबारा रिवाइंड नहीं कर सकते कि आपने बटन दबाई टीचर फिर से शुरू हो गया पूरा डिटेल में। क्लास में इतना हो सकता है कि आप दोबारा पूछ लें तो वह संक्षेप में उसको बता दे, लेकिन वो फिर से पूरी क्लास नहीं पढ़ा सकता। यहाँ आप वो वीडियो चाहे जितनी बार दोबारा देख ले, आप जितनी बार चाहें वो क्लास दोबारा अपने सामने चला सकते हैं। तो ये सुविधा है, लेकिन ये बगैर पेन लिए नहीं सीख पाएंगे। तो आर्थिक पर्यावरण में ब्याज दरें, उपभोक्ता आय, मुद्रास्फीति की दर अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप पूरा वीडियो देखिए कल वाला। सामाजिक पर्यावरण मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है। आज से हम राजनीतिक पर्यावरण शायद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो राजनीतिक पर्यावरण क्या होता है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा और प्लीज माइक ऑन रखिए ताकि आप जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो पता चले। और माही कपूर कैमरा ऑन कर लीजिए, इसे आप नहीं रखना है। राजनीतिक पर्यावरण का मतलब होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि आप जिस देश में रह रहे हैं वहां पर राजनीति की स्थिति क्या है, किस विचारधारा वाली पार्टी का शासन है आपके यहाँ, और उनकी क्या रणनीति है। जैसे हमारे देश में दो प्रमुख दल हैं, एक दल है कांग्रेस और एक है भाजपा बीजेपी। तो कांग्रेस की जो नीति है वह मानी जाती है कि वह मजदूरों और गरीबों की ज्यादा बात करती है। ऐसा लोग मानते हैं कि वह मजदूरों और गरीबों की बात ज्यादा करती है। उसका जो रवैया है वह सेकुलर है। जो भाजपा है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देती है, वह व्यापारियों की पार्टी, ऐसा लोग कहते हैं लंबे समय तक। और इनका जो प्रमुख एजेंडा रहता है वह धर्म को लेकर के रहता है, हिंदुत्ववाद को बढ़ाने को लेकर के रहता है, मंदिर मस्जिद तमाम चीजें रहती हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये जो मान्यताएं हैं लोगों की, इसके आधार पे हमारे देश में पॉलिटिकल जो पर्यावरण होगा वह भी अफेक्टेड होगा। और सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाएंगे उनसे बिजनेस भी डायरेक्टली प्रभावित होता है ना। अगर सरकार ने धारा 370 कश्मीर में हटा दी तो इससे कश्मीर के जो व्यवसायी हैं वह भी प्रभावित हुए, क्योंकि वहां पर भी तमाम ऐसे कानून लागू हो गए जो इससे पहले वहां लागू नहीं थे। बात समझ रहे? तो अब उन्हें उन सारे कानूनों का अनुपालन करना होगा। सारे कानून जितने भी कानून है वो सारे अब वहां लागू हो गए। वैसे जम्मू और कश्मीर की स्थिति ये थी कि जब कभी भी देश में कोई कानून बनता था तो उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर
लेकिन अभी जैसे धारा 370 हटा तो जम्मू कश्मीर में भी सारे कानून लागू हो गए, तो व्यापारी भी इससे प्रभावित हो गए। तो राजनीतिक पर्यावरण जो होते हैं वो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। सरकार का जो दृष्टिकोण होता है उसी के अनुसार व्यवसाय को भी अपने आप को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, जैसे मान लिया सरकार का दृष्टिकोण, सरकार बदल गई हुई और उसका दृष्टिकोण यह है कि वह आधुनिकीकरण करेगा। कुछ सरकारें होती हैं वह जो यथास्थिति जो है वो पसंद करती है, जो चीज जैसी चल रही है उनको लगता है कि वह चीज वैसी ही ठीक है। जैसे कांग्रेस के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि आजादी के बाद से लेकर के 1990 तक और उसके बाद भी कांग्रेस का जब जब भारतवर्ष में शासन रहा तो उन्होंने यथास्थिति बनाए रखी। उन्होंने चीजों को सुधार करने के लिए कोई सी चेंज नहीं वो लेकर के आए, यानी कि कोई बड़ा ढांचागत परिवर्तन वो लेकर के नहीं आए। भाजपा के साथ ये प्लस पॉइंट लोग जोड़ते हैं, उन्हें लगता है कि ये तुरंत बड़े परिवर्तन और बड़े डिसीजन लेने की स्थिति में होती है। जब कोई भी सरकार कोई बड़े डिसीजन लेती तो उसके प्लसेस और माइनसेस दोनों आते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस के समय में 1969 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो प्राइवेट बैंक थे, सरकार ने उन्हें अधिग्रहित कर लिया। उसके बाद में 6 और बैंकों को अधिग्रहित कर लिया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट जुड़ा अधिग्रहण का, ये एक बड़ा डिसीजन था। इससे भी देश की जो व्यावसायिक स्थितियां थी वह बदली। तो राजनीतिक पर्यावरण कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करता है। आपको मैं बताऊं कि 1990 तक भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमारा जोर सोशलिस्ट इकोनॉमी पर ज्यादा था, समाजवादी व्यवस्था पर ज्यादा था। हम ये मानते थे कि सारे के सारे विकास का जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए। निजी सेक्टर भी रहेगा, लेकिन निजी सेक्टर जो है सरकार के नियमों में कार्य करे, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। लेकिन कांग्रेस के ही समय में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे तो उन्होंने 1991 में नई अर्थव्यवस्था भारत में लागू की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए। और उसके बाद में भारत में 3 चीजें जोड़ दी गई, जिसे कहा गया जो है LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसे आपने 11th में सुना था, मुझे लगता है आपको याद होगा। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये जुड़ा तो किसकी वजह से जुड़ा? राजनीतिक पर्यावरण की वजह से ही जुड़ा, सरकार की नीतियों की वजह से जुड़ा। तो आप देखिए कि राजनीतिक पर्यावरण ने आर्थिक पर्यावरण को भी प्रभावित किया और बिजनेस को भी प्रभावित किया। तो राजनीतिक पर्यावरण को आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक पर्यावरण के कुछ मुख्य पहलू हैं या एस्पेक्ट्स हैं। पहला, सरकार का रवैया विभिन्न उद्योगों के प्रति। हस्तक्षेप की प्रकृति क्या है, यानी कि सरकार क्या उद्योगों में ज्यादा हस्तक्षेप करती रहती है या वह उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने देती है, सरकार की कैसी प्रकृति है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरकार और संबंध एजेंसियों द्वारा दबाव, यानी बिजनेस के ऊपर सरकार का और सरकारी जो एजेंसियां होती हैं वो कितना प्रेशर क्रिएट करती है। तीसरी बात, राजनीतिक दल और उनकी नीतियां क्या हैं। तो जैसे भारत में प्रमुख राजनीतिक दल तो 2 हैं, वैसे नेशनल राजनीतिक दल कई सारे हैं और कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, लेकिन जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी क्या क्या नीतियां हैं और वो दल कैसे हैं, उनकी क्या प्रकृति है, ये भी हमें जानना होता है। सत्तारूढ़ दल की जो राजनीतिक विचारधारा है वह क्या है। जैसे मैं अभी भूल गया कि बीजेपी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह पूंजीपतियों की पार्टी है, ठीक है, ये व्यवसाय को बढ़ावा देती है हमेशा, ऐसा माना जाता रहा है लंबे समय तक। तो इसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है कि ये बिजनेस को आगे बढ़ावा देते हैं। इनका ये मानना है कि हम सरकार के तौर पे लोगों को, गरीबों को हम पैसा दें, सब्सिडी दें, इससे अच्छा है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करके लोगों को रोजगार दें और उनकी इनकम बढ़ा दें। इस तरह से ये बीजेपी के जो अगुवाकार नेता है उनकी सोच है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यही मानते हैं कि उनका साफ साफ कहना है, उन्होंने कई भाषणों में ये बोला भी है कि अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी देने से अच्छा है कि आप उसे रोटी कमाने की व्यवस्था दे दीजिए कि वो रोटी कमा सके। तो वह हालांकि ऐसा करते नहीं दिखते हैं, क्योंकि वह हर साल 3 किस्तें 2-2 हजार की किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में भेज रहे हैं। नवंबर तक खाना जो है वो फ्री है, मतलब खाने का वाला है 5 किलो अनाज जो है फ्री दिया जा रहा है कोरोना के समय में। किसान स्वावलंबन
योजना के अंतर्गत 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें साल में दी जाती हैं। तो ये तो सब्सिडी ही है, आप उन्हें रोटी दे रहे हैं ना, लेकिन उनकी सोच ये नहीं है। उनकी सोच ये है कि हम अभी ये दे रहे हैं कि अभी मजबूरी है लोगों को, अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी भी देनी पड़ेगी। जब वो रोटी खा के मजबूत हो चुका होगा, इतनी ऊर्जा आ जाएगी, तब हम उसे बता सकेंगे कि भाई तुम्हें रोटी कमाने पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भूखा है और उसे हम भाषण दें कि रोटी कमाने की कोशिश करो, तो जब तक कमाने की कोशिश आएगा और बनाने की नौबत आएगी तब तक तो मर जाएगा। तो उसे रोटी दे भी दी जाए और फिर उसे बताया जाए कि रोटी कैसे कमाया जाएगा। ये नीति है इस सरकार की। तो ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा मैं आपको बता रहा था। सत्ता पक्ष और सरकार की क्या प्रकृति है, देश का संविधान कैसा होता है, विदेशी देशी और विदेशी रूप से पड़ोसियों के साथ देश की संबंध क्या है, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध, हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के साथ हमारे क्या संबंध होंगे, ये सब राजनीतिक पर्यावरण को तय करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप राजनीतिक पर्यावरण जो है उसके ढांचे को अच्छे से आप समझ लेते हैं, तो आप बतौर बड़े व्यापारी, अगर आपने बड़ी कंपनी अगर आप चला रहे हैं, तो आप सरकार कौन सी नीति लाने वाली है, कौन सी नीति में परिवर्तन करने वाली है, उसको आप समय रहते अच्छे से भांप लेते हैं। और फिर अपने बिजनेस में अगर आप समय रहते वो बदलाव, जरूरी बदलाव ले आते हैं, तो आप ये पाते हैं कि आपने उन्हीं परिवर्तनों को अपने लिए अवसर बना लिया। जो लोग इसे भांप नहीं पाए उनके लिए वही परिवर्तन मुसीबत हो गए। ठीक है ना, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, अगर आप उसके साथ साथ स्वयं को ढाल लेते हैं तो आपके लिए बड़ा अवसर हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसके साथ ढल नहीं पाते तो वही आपके लिए बड़ा थ्रेट या खतरा हो जाता है आपके अस्तित्व का। ठीक है, जैसे ये एक परिवर्तन है कि आपको इस तरह से पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप जैसे इस तरह से पढ़ रहे हैं, अगर आप इसके साथ स्वयं को ढाल पाए और इसमें जो जो कुछ अपेक्षित है अगर आप उसके साथ साथ चल लिए, तो आप सामान्य क्लास से भी ज्यादा सीख सकते हैं। आप सामान्य क्लास में आते हैं तो आपको आने जाने में बहुत सारा फीस देना पड़ता है। आप यहाँ पर बैठते हैं तो अननेसेसरली अनावश्यक बातें होती हैं कई लोगों के साथ, तो आपका टाइम एनर्जी लॉस होता है उसमें। जब आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो ये सबसे आप बच पाते हैं। लेकिन हाँ, आपकी टाइम एनर्जी लॉस करने के दूसरे भी तरीके आपको मिल जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप इनका उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे। ये इसी पे डिपेंड करेगा कि जो परिवर्तन हुए हैं उनके साथ आप कितना तालमेल उठा पाए, उनमें क्या क्या अवसर निहित है और उन परिवर्तनों के क्या क्या खतरे हैं। अगर आप उनका स्टडी कर चुके हैं तो आप अच्छाइयों से खुद को जोड़ सकेंगे और बुराइयों से खुद को बचा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया है आपने जानबूझ के, अगर आपने इसे नहीं स्टडी किया कि इस समय हमसे एज अ विद्यार्थी क्या क्या अपेक्षाएं हैं, अगर आप उन पर नहीं चल पाए, अगर आपने तालमेल नहीं किया, तो ये मान लीजिए कि एज स्टूडेंट आप खत्म हो जाएंगे। एज स्टूडेंट आपसे खत्म हो जाने का तात्पर्य है कि सीखने की संभावना खत्म हो गई। तो विद्यार्थी के तौर पे आप सिर्फ एक रजिस्टर पे दर्ज रहेंगे, लेकिन विद्यार्थी वह है जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही बिजनेस के साथ है, जो होने वाले परिवर्तन है अगर आप उनके साथ साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेस पर्सन आप खत्म हो जाते हैं। एक उदाहरण इन्होंने दिया है कि वैश्वीकरण के बाद भारत सरकार ने कई विदेशी कंपनियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है कि जैसे देश में कोई जब फसल आती है तो वो बहुत आयत में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, हम उसे स्टोर कर लें। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे यहाँ टमाटर जब आता है तो ढेर सारा होता है, बड़ा सस्ता हो जाता है। फिर वो चूंकि ऐसी फसल नहीं जो लंबे समय तक बचाई जा सके, तो उसके बाद में वो खत्म हो जाता है, बड़े सस्ते दामों में बिकता है, बहुत बार सड़ भी जाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण का काम क्या होगा कि आप उस टमाटर को उसकी टोमेटो सॉस बना लें, आप अगर उसका कोई जैम बना सकते हैं, अगर आप उसकी कोई जेली बना सकते हैं, ये सब खाद्य प्रसंस्करण में आएगा। तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ये पाया गया कि अगर आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एंट्री करते हैं तो भारत सरकार ने क्या किया था, भारतीय बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी विदेशी कंपनियों को। ठीक है, जिससे बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में मार्ग प्रशस्त हो गया था। यानी कि भारत में विदेशी कंपनियां जो खाद्य प्रसंस्करण में लगी थी वो भारत में आके बिजनेस कर पाई थी जब भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। ठीक है, तो ये एक परिवर्तन किया सरकार ने, तो विदेशी कंपनियां भारत में आकर के बिजनेस कर सकें। तो जो लोगों ने भारत के इस परिवर्तन को स्टडी किया होगा इंटरनेशनल लेवल पे, वह भारत को एक बाजार के तौर पे उपयोग में ला सकी होंगी। जिन्होंने स्टडी नहीं किया वो इस अवसर से वंचित रह गए। ठीक है, तो ये बात शायद आपको समझ में आई होगी।
वैधानिक पर्यावरण क्या होता है? वैधानिक पर्यावरण का मतलब यह होता है कि बिजनेस जहाँ पे भी एक्ट करता है, उस देश के कुछ कानून होते हैं, वह सारे कानूनों का अध्ययन आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप एक कानून को मानने वाले व्यक्ति होते हैं जब आप व्यवसायी होते हैं। तो बहुत सारे तो कानून ऐसे होते हैं जो व्यवसाय से ही संबंधित है, जैसे कंपनी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, ठीक है। ये दोनों कानून हो गए, उपभोक्ता कानून हो गया, ठीक है ना। इन सारे कानूनों के अलावा मजदूरों के लिए आप देख सकते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम है 2002। ये सारे कानून ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि बतौर बिजनेसमैन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक बार पूरी स्टडी करिएगा, यहाँ तक कि इसके आगे तकनीकी पर्यावरण भी इसमें दिया गया है। तकनीक की जो स्थित होती है वह इसमें स्टडी की जाती है। तो एक रीडिंग करिए पूरी चीजों को, बाकी की आगे की चीजें जो होंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से समझाई जाएंगी। वैधानिक पर्यावरण से लेके आगे हम कल के वीडियोज में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकेंगे। आज की क्लास में आप सभी लोग जुड़े और आप लोगों ने कुछ चीजें मानी, अपना कैमरा ऑन रखा और बीच बीच में आप पूछते भी रहे। आप अच्छे बच्चे हैं। आप कोशिश करें कि आप ही की तरह अन्य भी बच्चे अच्छे बनने की कोशिश करें आपकी क्लास में। उन्हें बताइए कि लाइव क्लासेस में जुड़ना उन्हें एक अवसर देता है जो कुछ भी नहीं समझ में आया पूछने के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सीखते रहें।